हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। राजस्थान हिस्ट्री आपने अच्छे से कवर कर ली होगी। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके चल रहे हैं और आप रेगुलरली क्लासेस देख रहे होगे। और मेरे सारे छोटे भाई बहनों को ना अच्छा सा रिजल्ट लाके ना अपने आप को मतलब प्रूव करना है और अपने ना मतलब माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। तो एक्चुअली क्या हुआ, अभी मेरा एक स्कूल में इंटरेक्शन था, तो उस स्कूल में इंटरेक्शन था तो ना मतलब कि एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा गया था। और मतलब मासूम सा सवाल क्या था कि सर क्या टॉपर्स जब तैयारी करते हैं तो वो क्या मिस्टेक्स नहीं करते। तो वो मिस्टेक्स जरूर करते हैं। और एक है ना मतलब कि बहुत ही बढ़िया कोट मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब मतलब यूपीएससी के ऐसे की तैयारी कर रहा था कि ना मतलब जिंदगी बहुत छोटी है कि सारी गलतियां हम खुद करके सीखें। हम यदि दूसरों की गलतियों से यदि है ना मतलब कि सीख लेते हैं ना तो हम बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस को ना मतलब कि अचीव करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये लगातार पूछा जाता है, क्या टॉपर्स क्या गलतियां नहीं करते, और यदि वो गलतियां करते हैं तो गलतियां करने के बाद भी वो टॉपर कैसे बन जाते हैं। दोनों डाउट आपके दिमाग में आते हैं। तो आज ये जो वीडियो है उसमें ना 7 मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड ड्यूरिंग माय आरएस प्रिपरेशन ना उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आरएस की तैयारी करते समय कौन सी ऐसी 7 गलतियां थी जो मैंने की, और गलतियां की तो सिलेक्शन कैसे हुआ। फिर सर आपकी यदि मतलब कि जैसे आरएस में मेरी 12th रैंक थी, ठीक है, तो आरएस में यदि 12th रैंक थी तो ना मतलब इतनी गलतियां करने के बाद सर 12th रैंक तो आना बड़ा इम्पॉसिबल काम है, कैसे आपने किया। तो अपन गलतियों को देखते हैं। सबसे पहली मेरी गलती थी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट सीरीज। जब मैंने पहली बार पेपर दिया, आपको प्रीलिम्स में जैसे मैं बताऊं कि प्रीलिम्स में मेरे जो मार्क्स थे ना वो 130 के आसपास थे, ठीक है। 130 मतलब कट ऑफ से काफी ज्यादा मतलब मार्क्स थे, तो मतलब इतने मार्क्स आ गए। फिर भी मैं इस गलती को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना जो टेस्ट सीरीज सेलेक्ट की थी ना बहुत फेमस कोचिंग की थी। मैं अभी नाम बोलूंगा तो फिर आप मतलब कि नेगेटिव स्टार्ट हो जाओगे कि आप उसकी बोल रहे हो, तो इसलिए मैं उसको नाम को ना मतलब कि साइलेंट ही रख रहा हूँ। तो उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज में क्या था ना कि एक बेसिक प्रॉब्लम थी। बेसिक प्रॉब्लम उसमें क्या थी कि मतलब कि क्वेश्चंस तो जैसे भी हो, क्वालिटी डिसाइड करने वाले तो मतलब जैसे टीचर्स वगैरह ही होते हैं या फिर जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो है। लेकिन उसमें ना प्रपोर्शन बड़ा खराब रहता था। प्रपोर्शन खराब क्या रहता था, जैसे कि जो राजस्थान हिस्ट्री थी ना, राजस्थान हिस्ट्री से ना 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन डाल देते थे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया राजस्थान हिस्ट्री में इतनी पढ़ के जाता था कि जो राजस्थान हिस्ट्री के इजी क्वेश्चन होना वो ठीक हो जाए। बाकी ना मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मैथ एंड साइंस, मैथ साइंस और जो जियोग्राफी इकोनॉमी, ये चारों बड़ी स्ट्रेंथ थी। उन चारों के क्वेश्चन है ना एक्चुअल एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उस 40 से 45 क्वेश्चन मतलब टोटल एग्जाम में ना मतलब कि लगभग चारों सब्जेक्टों से 80 क्वेश्चन आते हैं। उन 80 में से मेरे है ना 60-70 क्वेश्चन है ना परफेक्ट सही होते हैं। लेकिन है ना इस यहाँ पे जो कोचिंग थी कि जो टेस्ट सीरीज थी ना इसमें 40-45 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ना मतलब कि पूरा इस टेस्ट सीरीज को जब मैं देता ना तो मेरे नंबर आते कभी 70, कभी नंबर आते 80। और मैं ना मतलब वास्तव में एक ना मतलब कि अपने तैयारी के ऊपर डाउट करने लगता कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। यार इतनी सही तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो जब कॉलेज से बाहर निकल के आते हैं एकदम पूरी फुल एनर्जी होती है। मैं यार इतना पढ़ रहा हूँ, मैंने सारे ना मेले रट्टे चढ़ा दिए, सारे मतलब कि कौन सी किस टाइम पे क्या हो रहा है सारे के सारे रट्टे चढ़ा दिए, लेकिन फिर भी 70-80 नंबर आ रहे थे। तो ये वास्तव में एक है ना बहुत ज्यादा ना मेरे लिए मतलब कि कॉन्फिडेंस डाउन करने वाली जो सिचुएशन थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना मतलब कि एक दूसरी बुक लेके आया। तो बुक में ना प्रैक्टिस पेपर थे, प्रैक्टिस पेपर लगा के देखे और मेरे नंबर है ना मतलब उस बुक में ना 100+ आने लग गए। अब ना 100+, 120+। तो फिर मैंने सोचा एक्चुअली उस टेस्ट सीरीज में दिक्कत क्या है। फिर मैंने जब उसका एनालिसिस किया ना सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, तो मुझे पता चला कि यार इसके तो प्रपोर्शन में गड़बड़ है। राजस्थान हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री उनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए ये मेरा पोर्शन है ना कमजोर रह रहा है। इसलिए वो जो टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन था मैंने उसके 4-5 पेपर देने के बाद उसको छोड़ दिया। और उसके बाद है ना मैंने जो प्रैक्टिस बुक के थ्रू ना और एग्जाम रिव्यू आते हैं ना उनके थ्रू मेरी ना जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को मैंने जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने उसको ना टेस्ट सीरीज को 4 से 5 पेपर देने के बाद ही ना मैंने उसको छोड़ दिया। यदि मैं उसको कंटिन्यू रखता कि उसी के साथ कंटिन्यू करता तो धीरे धीरे मेरी प्रिपरेशन क्या हो जाती है ना राजस्थान की जो हिस्ट्री की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो जाती है और एक्चुअल एग्जाम में क्या पता मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो पहली गलती मैंने जो की थी वो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टेस्ट सीरीज की थी। सेकंड, रनिंग फॉर इंग्लिश मीडियम कंटेंट। लगातार क्या है ना कि देखो यार इंग्लिश मीडियम कंटेंट है ना, जो यहाँ के जितने भी मेजर टीचर थे, यहाँ का जो इतिहास पूरा लिखा गया था ना
वो जो एकदम जो लोग इतिहास को अच्छे से जानते थे वो सारे हिंदी मीडियम के थे। इंग्लिश मीडियम में कोई कंटेंट था ना तो या तो ट्रांसलेटेड कंटेंट था या फिर है ना मतलब कि उसमें बहुत मिस्टेक वाला कंटेंट था। तो जो लोग है ना मतलब कि क्वालिटी कंटेंट के बजाय है ना, मैं भी ऐसे कि यार इंग्लिश मीडियम में कंटेंट मिले, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट मिले, पहले 15-20 दिन तो ये चीज़ में मैं घुसा रहा। फिर मेरे को समझ में आ गया कि यार अपनी हिंदी इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपन हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे आज भी ना आपके डाउट्स देख लो कि ना राजस्थान का करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम में कहा, या राजस्थान का न्यूज़पेपर हिंदी में आता है, राजस्थान के ना मतलब कि सुजस हिंदी में आती है, तो उसका इंग्लिश करंट अफेयर कहाँ से मिलेगा यार। तो आप है ना इंग्लिश के पीछे क्यों भाग रहे हो, हिंदी में पढ़ लो ना यदि आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको ना मतलब इंग्लिश मीडियम में कंटेंट के पीछे भागने के बजाय आजकल जो इतने भी इंग्लिश मीडियम कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ लो, और एक दो जैसे करंट अफेयर हो गया, थोड़ा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है, उसका जो कंटेंट है उसको यार हिंदी में पढ़ लो, इतना भी ज्यादा कोई आफत नहीं आएगी। तीसरा, रनिंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज। स्टार्टिंग में आते हैं ना तो हमारे साथ भी यही होता है कि अपन ने ना 10-15 मतलब कोचिंगों के नाम सुने हुए होते हैं कि इसका कंटेंट भी पढ़ लूँ, उसका कंटेंट भी पढ़ लूँ, इसका कंटेंट भी पढ़ लूँ। यार आप सोच के देखो, हिस्ट्री वही है, उस हिस्ट्री के ना इंपॉर्टेंट राजा वही हैं, उन इंपॉर्टेंट राजाओं के काम वही है। तो एक रिसोर्स जिस पे भी आपको यार विश्वास होना उसको सेलेक्ट कर लो। मल्टीपल रिसोर्सेज सेलेक्ट करने के चक्करों में ना आप प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा ना मतलब खराब कर लोगे, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज को आप पढ़ तो लोगे लेकिन उन मल्टीपल रिसोर्सेज का आप ना रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो ये गलती ना मैंने स्टार्टिंग में किया कि मतलब कि अलग अलग जगह से ना मतलब उस चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना जब मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा था, समझ में नहीं आ रही थी ना, तो फिर मैंने ना लास्ट में डिसाइड कर लिया अब एक चीज पढ़ेंगे जिसको ही मल्टीपल टाइम में पढ़ेंगे। फोर्थ गलती थी मेरा इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जो आप सभी भी लोग करते होंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे है कि जैसे कि यदि 150 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, ठीक है, और मैं अगली जो तैयारी करने वाला हूं, मानो कि मेरे पास है ना अभी ना पूरी प्रिपरेशन के लिए 450 आवर्स की ना मतलब आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो 450 आवर करनी है अगले, मतलब 450 छोड़ो, आप ना मतलब 60 दिन बचे हुए हैं अभी भी, तो 60 दिन बचे हुए हैं तो आप मानो 600 घंटे पढ़ने वाले हो। ठीक है, 150 नंबर लाने, 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 600 घंटे पढ़ने वाले हो। तो मतलब एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कितना आवर दे सकते हो, 4 आवर दे सकते हो। तो जैसे करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम दे सकते हो, 80 आवर्स ना मतलब कि टाइम दे सकते हो। 80 आवर्स के अंदर आपको पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, उसका रिवीजन भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीज करनी है। ठीक है, वो भी 80 घंटे के अंदर। तो स्पेशली मैं भी यही करता था, करंट अफेयर के कोई भी वीडियो देख लिया, कोई भी चीजें सुनाते जा रहे हैं इधर उधर की, करंट अफेयर सुनने में ना बड़ा मस्त लगता है कि ये भी क्वेश्चन आएगा वो भी क्वेश्चन आएगा। अरे यार इसमें ना इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड तीनों के करंट अफेयर का मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और अब उन 20 क्वेश्चंस के लिए आप देख लेना हमेशा आप 100-125 घंटे से ज्यादा आप ना टाइम देते हो, क्योंकि आप ना पहले पढ़ो, उनको सुनोगे, फिर उनको देखोगे, फिर मैगजीन भी पढ़ोगे, फिर नोट्स भी बनाओगे, बहुत ज्यादा आवर्स ना आप इसमें क्या कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, और करंट अफेयर की प्रैक्टिस फिर भी नहीं कर पाते हो। इसलिए आप ना जैसे राजस्थान हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, राजस्थान हिस्ट्री से जैसे 15 क्वेश्चन मानो कि ऑन एवरेज आ रहे हैं, तो इंटू 4 मतलब उसको ना 60 आवर्स से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा क्या होता था ना, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज को देखा, मेरे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को ज्यादा गलत होते थे, तो मैंने क्या कर दिया ना, उधर की तरफ ना मेरा मतलब कि फोकस है ना उसको ज्यादा शिफ्ट कर दिया। तो ठीक है, देखो 10 to 15% है ना मतलब अप डाउन हो सकता है। जैसे मतलब कि किसी की ना मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसके ना मैथ के ना 20-80 आवर्स है, जो मैथ के 80 घंटे है ना, जैसे मेरी मैथ है ना मतलब अच्छी थी बचपन से ही, तो वो अच्छी मैथ होने के कारण जो 80 घंटे थे वो मेरे बच गए। अब वो 80 घंटे में किसी और सब्जेक्ट को ना अलोकेट कर सकता हूँ। इसलिए 10-15% है ना ऊपर, जैसे 80 घंटे जिसको पढ़ना है उसको आपने यदि 100 घंटे में पढ़ लिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे। फिर जो फिफ्थ जो बड़ी गलती थी ना वो थी एक ना मतलब स्टार्टिंग में मैंने ना जिन लोगों के साथ तैयारी करना स्टार्ट किया वो कंपनी, वो नेगेटिव लोग थे। नेगेटिव लोग इन द सेंस थे वो 3-4 सालों से तैयारी कर रहे थे। जब मैंने उनको बताया कि मैं ना मतलब आरएस है ना प्रीलिम्स के लिए ना 2 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकता, 2 मंथ्स के अंदर ही मैं इसको पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, तो उनका था नहीं हो सकता, हम 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बड़ी नेगेटिव कंपनी थी। ठीक है, स्टार्टिंग वो मेरे लिए एक लर्निंग भी थी कि इस तरीके का कभी भी नहीं होना, चाहे मेरा एग्जाम 2 या 3 बार भी क्लियर नहीं होगा ना, लेकिन किसी लोगों को ना मैं इस तरीके से नेगेटिव है ना राय नहीं दूंगा। अब उनको इस कोचिंग के तो नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे,
अरे भाई साहब, एक मंजिल है ना, जैसे ये कोई एक पहाड़ है ना, इस पहाड़ पे चढ़ने के लाखों तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो ऐसे, तो ठीक है ना। मतलब वो एक है ना, मतलब फिक्स चीजें बता बता के आपको ना फेल करवाने का है ना, मतलब कि एक ज्यादा बड़ा मतलब कारण बन जाता है कि आप उस कारण फेल हो जाते हो। तो उन नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जैसे कि मेरे आसपास के जो कुछ पड़ोसी थे, उनका था यार इंजीनियरिंग किया हुआ है, अब आर्ट एंड कल्चर है ना, ये राजस्थान की याद नहीं होंगी। उस टाइम पे मेरे को 2-4 मेलों के नाम पूछ लेते थे कि रामदेव जी का मेला कब लगता है, गोगा जी का मेला कब लगता है, मेरे को आइडिया नहीं होता था कुछ भी। फिर बोलते हैं आरएस की तैयारी करेगा ये, बड़ा जल्दी एसटीएम बन के आएगा तू। इस तरीके के ना जो नेगेटिव टोंट मारते थे जो आसपास की, उस चीजों को मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया कि भाई तुम रुको, मैं कर लूंगा यार तैयारी, तुम उस चीज की टेंशन है मत लो। फिर ये 6th मिस्टेक थी, ट्रस्टिंग ऑन अदर रेदर देन माई ओन एबिलिटीज। मेरी खुद की ताकतों को छोड़ के दूसरों के ऊपर भरोसा करना। यदि आपको आरएस बनना है तो आज चीज मैं एक बता दूं, आरएस आपको खुद आप ही बना सकते हो, दूसरा कोई आदमी आपको आरएस नहीं बना सकता। लोग क्या करते हैं ना, सर मेरे को आरएस बनना है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, बताओ कौन आरएस बना देगा। अरे भाई, इस तरीके का जिसका माइंडसेट हो गया ना, वो मानो प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेगा ना, तो वो कभी आरएस नहीं बन पाएगा। आरएस बनना है तो आपको खुद की ताकतों के ऊपर है ना भरोसा करना पड़ेगा कि सर मेरे को एक गाइडेंस दे दो, मेरे को एक सहारा दे दो, मेरे को नोट्स दे दो, देन आई विल रीड माई सेल्फ एंड मैं ना खुद से क्लियर करूंगा। मेरी एबिलिटीज पे आई ट्रस्ट माई सेल्फ मोर देन अदर देन। मतलब कि किसी और के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो यार आप। जनरली यहाँ पे सर उस XYZ का कंटेंट है वो ले लूँ गया, उसने सर नया कंटेंट लिखा है वो ले लूँ गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से ज्यादा दूसरों पे भरोसा है, तो दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक यू कैन कमिट इन दिस एग्जाम। और वो मैंने स्टार्टिंग में मैंने किया कि मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे कि ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने कहा कि एक है ना मेरे को कोई रेडीमेड टाइप का मटेरियल मिल जाए जिसमें स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चंस हो। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं दूसरों की एबिलिटीज पे यकीन कर रहा था। फिर मैंने देखा कि स्पोर्ट्स का सारा सेक्शन है ना, मूमल की 4 मैगजीन के अंदर से मैंने सारा निकाल लिया, एक पेज पे मेरा लिख लिया और फिर उनको रटे चढ़ा दिए। तो यार खुद की जो एबिलिटीज है ना उनके ऊपर ट्रस्ट करो, रेदर देन दूसरों की एबिलिटीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। उसके बाद जो 7th मिस्टेक थी, सोशल मीडिया, जिसको आजकल एक नया मैंने नाम दिया है रिलोफाइड। जैसे टाइफाइड होता है ना, वैसे ही आजकल है ना रील्स की वजह से टाइफाइड हो चुका है। लोगों का जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो हो चुका है। उसमें क्या करते हैं ना कि यार मतलब किसी भी टॉपर का, किसी भी ना एक्टर का, किसी भी मतलब कि ना मतलब कि ऑफिसर का कोई गाड़ी का वीडियो दे दिया किसी का चलते हुए कि ये एटीट्यूड फलान एटीट्यूड। यार उनको देखने से आपका क्या फायदा है बताओ। अब ना मैं मतलब कि मेरी ना गाड़ी है, मेरा गनमैन है, मेरा ऑफिस है, मेरा जो ये सब कुछ स्टाफ वगैरह है, उनके साथ का ना मतलब आपको कुछ दिखाने लग जाऊं, तो उससे आपकी पढ़ाई में ना कुछ खास ना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो सोशल मीडिया के लिए मेरा बिग नो है, बिग नो। मतलब यदि सोशल मीडिया के थ्रू आप पढ़ भी रहे हो ना, तो उसको ना मतलब बंद कर दो। इंस्टाग्राम को ना मतलब चलाना है ना, मतलब ऐसे मान लो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है उनमें। आप ना किसी भी टॉपर को, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, मेरे को भी क्यों, किसी भी टॉपर को ना मतलब फॉलो करना ना गलत है। क्या क्या करोगे यार, आपका सिलेक्शन हो गया या फिर आपने जैसे 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 1st ग्रेड जिस भी नौकरी में आ गए, आपको लग रहा है अब कुछ नहीं करना, अब दुनिया को जानने के लिए है ना मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, तब तो ठीक है। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में होके ना केवल मोटिवेशन के लिए इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, तो वो बहुत गलत आप चीज है ना मतलब कि कर रहे हो। रिलोफाइड का दिक्कत क्या है, रिलोफाइड के साथ बड़ी दिक्कत है। जैसे आप जो रील्स देखते हो ना, उसमें ना 3-4 नुकसान होते हैं, ठीक है। एक तो ना शॉर्ट टर्म नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म नुकसान क्या होगा, पहला है टाइम। आपका जो टाइम है ना वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, आपको पता नहीं है। लेकिन यदि जो भी लोग है ना मतलब अपने, एक है ना मतलब ऐप आती है स्टे फ्री, तो उस स्टे फ्री ऐप में ना आप देखोगे ना कि आपने ना मतलब सोशल मीडिया पे टाइम कितना दिया है। तो पिछले 2 महीने के अंदर है ना मिनिमम आपका मिलेगा 100 घंटे से ज्यादा ही मिलेगा। उन 100 घंटों के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को एक बढ़िया तैयार कर सकते थे। तो आपका वो टाइम है ना, उस टाइम को क्या कर देगा, खा जाएगा। सेकंड, थॉट्स में आ जाएगा। थॉट्स में कैसे, विचारों में आ जाएगा। यदि आप ना उस टाइम पे यदि आपने ना ज्योग्राफी पढ़ी, यदि आपने ना मतलब हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ने के बाद ना आपके दिमाग में थॉट आएगा कि यार बर्टन ने ऐसा क्यों किया, यदि वो कोटा में किया तो बूंदी में क्यों रिवॉल्यूशन नहीं हुई, इस प्रकार के थॉट आएंगे। और यदि आपने ये जो मतलब रील देखी ना, तो आपके दिमाग में थॉट आएगा,
अरे यार वो गाड़ी तो ऐसी, वो मतलब उसका ना मतलब बॉडीगार्ड ऐसा, उसके पास ये गन वो गन। तो आपके थॉट्स भी है ना, पढ़ाई वाले थॉट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और पढ़ाई वाले जो थॉट्स होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं ब्रेन की फर्टिलिटी के लिए। यदि आप साइकोलॉजी को पढ़ोगे ना, यदि ब्रेन है ना इमेजिनेशन करना बंद कर दे, यदि ये नई नई चीजों के ऊपर विचार करना बंद कर देना, तो ब्रेन की थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगी ना, तो दिमाग की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो रील है ना, रील, ये रील आपके ना दिमाग की फर्टिलिटी को भी ना खत्म कर देगा यहां से, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होगा इनका, जो लॉन्ग टर्म नुकसान है ना, पहला तो आपका क्या हो जाएगा ना, शॉर्ट स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन। आप जैसे ही ना, रील का क्या होता है ना कि आप जैसे रील एक देखी, फिर वो 30 सेकंड के अंदर दूसरी रील आ जाती है, 30 सेकंड के अंदर वापस दूसरी रील। इसको देखते हुए ब्रेन को एक डोपामिन की रिलीज करने की एक गलत आदत स्टार्ट हो जाती है। डोपामिन क्या होता है, एक है ना हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन क्या होता है, जब भी हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, क्यूरियोसिटी दिमाग की शांत करते हैं ना, तो वो डोपामिन निकल जाता है, ठीक है। तो ना मतलब आप जब जब रील देखते हो ना, तो रील देखने से क्या होता है ना कि ब्रेन ना डोपामिन छोड़ना ना स्टार्ट कर देता है। तो आप लगातार दिन में ना 100 ना मतलब आपने रील देखी, तो 100 रील देखने से ना वो 100 बार ना डोपामिन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो आपका ना मतलब उस तरीके से उस जगह पे कंसंट्रेशन बना रहेगा। उसके बाद जब आप किताब पढ़ोगे, किताब में आपको 1857 की क्रांति को लगातार 2-3 घंटे पढ़ना है। अब उस 2-3 घंटे जब दिमाग को ना मतलब वो नहीं मिलेगी ना, मतलब डोपामिन नहीं मिलेगा ना, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप लाइफ टाइम के लिए ना किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा नुकसान है इस रील का। आपको मतलब ये लगता होगा कि ये छोटा है, क्योंकि जैसे मानो आपने मतलब बुक पढ़ा, तो अब ब्रेन को, आप जैसे कि एक आदमी है, जो आदमी ना डेली दारू पीता है, ठीक है। अब वो दारू पीता है डेली, तो उसको आप बोलो कि लगातार अब ना आपको ना अगले 3 साल के लिए दारू नहीं पीनी, तो वो आदमी पागल हो जाएगा, बोले कैसे नहीं पीनी, मैं तो पीऊंगा। तो वही चीज होती है ब्रेन के साथ, डोपामिन पीने लग जाता है ब्रेन, आहा मजा आ रहा है मजा आ रहा है, तो वो हर 30 सेकंड के अंदर उसको पीने की आदत हो जाती है। फिर आप लगातार बोलोगे एक मतलब 3 घंटे के लिए किताब पढ़नी है, अब 3 घंटे के लिए वो सोचेगा 3 घंटा, जो 30 सेकंड के अंदर जिसको डोपामिन चाहिए, वो 3 घंटे कैसे रुकेगा। तो ब्रेन के साथ एक बहुत बड़ा आप गेम कर जाओगे, बहुत ज्यादा नुकसान है ना मतलब इसका लाइफ में हो जाएगा। यदि आप ना इस टाइम पे भी ना रील देख रहे हो ना, तो या तो उन रील्स को बंद कर दो, यदि रील को बंद नहीं कर सकते तो एक टाइम पीरियड फिक्स कर लो कि जैसे 5 से 7 मिनट 10 मिनट देखूंगा, टाइम एकदम फिक्स कर लो रात को, मतलब कि यार मैं 8 बजे खाना खाने के बाद ना वॉक करते टाइम पे कुछ देखूंगा, बस उससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। तो आज मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि कौन सी जो 7 मिस्टेक्स थी, जो मतलब मैंने मतलब मेरी प्रिपरेशन के दौरान आरएस की प्रिपरेशन में किया। टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन हमेशा राइट टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन करें, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हों। फिर सेकंड है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली है, या फिर जो भी स्टूडेंट है जो जहाँ से पढ़ रहे हैं, जो अपना बढ़िया कंटेंट मिले उससे पढ़ लो। 1-2 सब्जेक्ट के लिए इधर पागल मत हो, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। 1-2 रिसोर्सेज फिक्स कर लो, सारे रिसोर्सेज में वही कंटेंट है, अच्छे से पढ़ो उसको। इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, हर सब्जेक्ट की एकदम प्लानिंग होनी चाहिए, कल क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है सारा एकदम ध्यान से। फिर उसके बाद जैसे कंपनी नेगेटिव जो लोग है ना, इस तरीके से आरएस का सिलेक्शन नहीं होता सर, इस तरीके से ये नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये है कि सबका सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाए। जिस भी आदमी की जुबान पे नेगेटिव वर्ड हो ना, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो। फिर जो है ना खुद की एबिलिटीज के ऊपर है ना, मतलब आपको ना हमेशा ना भरोसा करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर कभी भी नहीं। यदि कोई टाइगर शिकार करता है, ठीक है, या फिर है ना मतलब कि जो लोयन शिकार करता है, तो वो खुद से शिकार करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई जानवर बीमार हो जाएगा, कोई जानवर के चोट लग जाएगी तो वो अपने आप ही ना मेरे सामने पड़ा हुआ मिल जाएगा, कभी ऐसे नहीं सोचता। वो ना मतलब कि अटैक करके अपना शिकार करना चाहता है। तो वही है, खुद की एबिलिटीज खुद की ताकतों के ऊपर भरोसा करो और फिर सिलेक्शन कराओ। और जो 7th है, ये सोशल मीडिया नाम की जो बीमारी है उससे बच के रहो। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये सोशल मीडिया चला लेना, आपके कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि मेरी सारी जो मिस्टेक्स हैं वो आप नहीं करोगे
और इन मिस्टेक को मैंने भी बहुत जल्दी रेक्टिफाई कर लिया था। मैं सोशल मीडिया फेसबुक चलाता था उस टाइम पे, फेसबुक को उस टाइम पे बंद कर दिया था। नेगेटिव लोगों के बजाय ना मैंने अपने आप को एक ना मतलब कमरे के अंदर बंद कर लिया था, उसी के अंदर मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से जो मैंने मिस्टेक थी टेस्ट सीरीज को मैंने उसको छोड़ दिया, खुद के ऊपर वो किया, फिर है ना खुद की ताकतों के ऊपर भरोसा करके जो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी बनाने थे वो बनाए। तो ये सारी गलतियां आप यदि नहीं करोगे तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन 2 गुना ज़्यादा ताकतवर होगी और आपका सिलेक्शन और जल्दी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहिए। आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।